हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? बढ़िया तो होना ही है क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तो हमको मालूम है और ये हमारा बेसिकली एक रूल है, मेहनत करिए और सब पाइए, ठीक है ना? और बच्चों, आपके इस मेहनत के लिए मैं बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आई हूँ जो मेरे नन्हे मुन्ने 10th के बच्चे और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो लोअर 10th क्लासेस में हैं और जो हायर क्लास में हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आपको ये लंग्स दिख रहा होगा कि मैम ने आज ये लंग्स बनाया है, यानी मैम इसका प्रोसेस बताने वाली हैं। सो बिल्कुल करेक्ट सोचा आपने, मैं आज आपको इस लंग्स का प्रोसेस बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम जो एटमॉस्फेरिक एयर है यानी ऑक्सीजन है उसको इनहेल करते हैं और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एल्वोलाई में कलेक्ट होती है उसको एक्सहेल करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद कामिज अबाउट क्लासेस। नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी 2024 में नीट के पेपर में स्पेशली बायोलॉजी में 360 मार्क्स लेके है आना और सीबीएसई में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी 10th के बच्चे, उनको भी फुल मार्क्स बायोलॉजी में लेके है आना, क्योंकि आना तो ये है जरूर, है ना? चलिए, सो ये देखिए स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर लंग्स का है और सबसे पहले मैंने इसमें लैरिंग्स बनाया है। सो हमको मालूम है लैरिंग्स के ऊपर ग्लॉटिस होता है और ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, दैट वी नो वेरी वेल। आफ्टर लैरिंग्स हमको ट्रैकिया मिलता है। ट्रैकिया दोनों लंग्स पे एक पॉइंट पे आने पे डिवाइड हो जाता है। जब ये 2 पोर्शन में डिवाइड होता है तो उसको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। सो आप ये देखिए, ये दोनों क्या है बच्चों? ये है प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, ये प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं और जो टर्शरी ब्रोंकाई होता है वो छोटे छोटे ब्रंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। तो दिख रहा है आपको, ये ब्रंक्यूल्स है ये सारा, और एट द एंड ऑफ द ब्रंक्यूल्स हमको एक बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। सो दिख रहा है आपको ये एल्वियोलाई, ये देखिए कितना क्लियर्ड है ये एल्वियोलाई। और बच्चों एट लास्ट जो हमारे दोनों लंग्स हैं राइट एंड लेफ्ट, ये फाइनली डायफ्राम पे सिचुएटेड होते हैं। देखिए ये रहा डायफ्राम, हल्का सा गैप रहता है इनके बीच में। और बच्चों ये जो दोनों लंग्स के बीच में आपको गैप दिख रहा है इसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम। इस गैप के अंदर हमारा हाथ रहता है, ठीक है? तो क्लियर हुआ आपको ये स्ट्रक्चर? एल्वियोलाई, बोथ लंग्स राइट एंड लेफ्ट, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, secondary bronchi and the tertiary bronchi and finally bronchioles. Okay, then trachea और उसके ऊपर larynx, larynx के ऊपर बच्चों glottis and then epiglottis. Clear? So this is all about the structure of lungs. So बच्चों अब हम ये जान लेते हैं ये lungs भाई साहब रहते कहाँ हैं? ये जो लंग्स भाई साहब हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी में थोरेसिस चैम्बर के अंदर रहते हैं। अब ये थोरेसिस चैम्बर क्या बोला है? थोरेसिस चैम्बर बेसिकली बच्चों थोरेसिस वर्टिब्रे यानी डोर्सल में जो हमारे थोरेसिस वर्टिब्रे हैं उससे स्टार्ट होती है और वेंट्रल में हमारे स्टर्नम पे आके एंड हो जाती है। ओके, और लेटरली ये रिब से सपोर्ट होती है। सो आप अपने लेटरल में बॉडी में टच करिए, आपको रिब्स दिखेंगी और जो इसके लोअर पोर्शन पे डायफ्राम अटैच्ड होता है। इस तरीके से ये जो थोरेसिस चैम्बर है ये एयर टाइट कैविटी बना लेता है। अगर इसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस आता है सो वो डिफरेंस बेसिकली इस लंग्स के अंदर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए तो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इन और आउट करते रहते हैं, यानी जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है वो थोरेसिस चैम्बर के वॉल्यूम पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ? फिर से एक बार बोल रही हूँ, थोरेसिस वर्टिब्रे जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होते हैं यानी जो रिब्स हैं वो वहां से अटैच्ड होंगी। लेटरली रिब्स हमको सपोर्ट करेंगी, फ्रंट यानी वेंट्रल में स्टर्नम सपोर्ट करेगा और लोअर पोर्शन से डायफ्राम सपोर्ट करेगा। और ये सब मिलके क्या करेंगे? ये सब मिलके वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर को इंक्रीज करेंगे। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लंग्स का इंटरनल पल्मोनरी प्रेशर है, पल्मोनरी यानी लंग्स का नाम, वो जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इन हो जाएगी यानी इनहेल हो जाएगी। ठीक है ना? सो ये भी समझ आ गया हमको। अब बच्चों हमको ये पढ़ना है कि ये होगा कैसे।
ठीक है ना, यानी ऐसे कैसे आ जाएगी एयर इन, कुछ तो प्रोसेस होगा इसका भी, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है। एटमॉस्फेयर में ही हमको मालूम है ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हम ओनली ऑक्सीजन ही लेते हैं, ठीक है, यानी हम यहाँ पे एक इन और आउट सिस्टम ऑफ गैसेस कर रहे हैं ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर लिख देती हूँ, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक एयर, ये किस पे वर्क करेगी बच्चों, ये वर्क करेगी प्रेशर ग्रेडियंट पे, प्रेशर ग्रेडियंट पे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब मैं ये मान लेती हूँ कि ऑक्सीजन ने यहाँ पे अपना प्रेशर क्रिएट किया और ये हायर हो गया, ठीक है। अब ये प्रेशर ग्रेडियंट कहाँ जाएगा, ये लंग्स के अंदर जाएगा, ये लंग्स में मेरे पास क्या है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लंग्स है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। ये एल्वियोलाई बेसिकली चारों तरफ से ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती है और यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहता है। देन क्या होगा, यहाँ पे एल्वियोलाई पे आ गए, देन एल्वियोलाई से सीधे ये कहाँ जाएगा बच्चों, ब्लड कैपिलरीज में। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ ब्लड कैपिलरीज, है ना। अब ये ब्लड कैपिलरीज के साथ कहां से जा रहा है, ये ब्लड कैपिलरीज के साथ टिश्यू में जाएगा, कहां जाएगा, टिश्यूज में, और टिश्यू किसको दे देगा बच्चों, सेल्स को। क्यों सेल्स में जाएगा, क्योंकि फाइनली सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होगा तो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोर हो जाएगी। सो क्या चीज हायर हुई बच्चों यहाँ पे टिश्यू में, हायर कंसेंट्रेशन होगा, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका होगा, CO2 का, ठीक है। और एल्वियोलाई तक यानी यहां से यहां तक हायर क्या कंसेंट्रेशन होगा बच्चों, O2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि नॉर्मली हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली जो एयर है यानी जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू यानी आर्टरीज के थ्रू टिश्यू और सेल्स में दे रहे हैं, और जो टिश्यू और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हुई है उसको वहां से ब्लड के थ्रू लाके वापस से एल्वियोलाई को दे रहे हैं, और एल्वियोलाई हमारा उसको एटमॉस्फेयर में एक्सहेल कर दे रही है, यही तो कर रहे हैं ना हम। सो बच्चों ये बेसिक प्रोसेस है, अभी मैंने आपको टुकड़ों में अलग अलग चीज समझाई है, अब हम इनको जोड़ेंगे। क्लियर हुआ बच्चों ये आपको। सो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन किसका है, CO2 का, और एल्वियोलाई तक हायर कंसेंट्रेशन किसका है, ऑक्सीजन का। ब्लड कैपिलरीज, ये रही ब्लड कैपिलरीज, इनका काम ही है एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है ना। सो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन हो गया। अब एटमॉस्फेरिक जो एयर है यानी ऑक्सीजन है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण इन हुई, जब वो इन हुई लंग्स के अंदर आई, एल्वियोलाई तक आई, यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन गैदर हो गया। अब ब्लड कैपिलरीज में जो आर्टरीज थी उन्होंने फटफट लिया और जल्दी से जाके टिश्यूज को दे दिया, टिश्यूज ने सेल को दे दिया। को ये मालूम है जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोर एंड मोर है, तो जैसे ही ब्लड कैपिलरीज टिश्यूज तक ऑक्सीजन लेकर आई, जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को अलग कर देगा। व्हाई, बिकॉज ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये डिसोशिएट होगी, ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाएगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को वहां से पकड़ लेगा और वापस से एल्वियोलाई तक ला देगा। क्या ला रहा है बच्चों, ये CO2, यहां से क्या आ रहा है, O2, यहाँ क्या जा रहा है, CO2, CO2 टिश्यू के थ्रू ब्लड कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोलाई तक जाएगा, थ्रू डिफ्यूजन वेन्स फिर से इसको दे देगी और यहां से एल्वियोलाई इसको वापस एटमॉस्फेयर को दे देगा, ठीक है ना। सो समझ आया आपको प्रेशर ग्रेडियंट की ताकत, हाउ मच स्ट्रॉन्ग इट इज। सो बिना प्रेशर ग्रेडियंट के हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। क्लियर। तो चलिए बच्चों फाइनली हम इसका प्रोसेस पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो हमारी ब्रीदिंग है वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करेगी विथ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो चलिए, सो ये हमारा लंग्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला थोरेसिक चैम्बर के अंदर एनक्लोज्ड है। थोरेसिक चैम्बर के अंदर एनक्लोज्ड है यानी यहाँ पे रिब्स भी है, यहाँ पे स्टर्नम भी है और लेटरली रिब्स भी सपोर्ट कर रही हैं और बिलो साइड से डायफ्राम सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो जो हमारे टिश्यूज हैं वो लंग से बोलेंगे एयर दो एयर दो,
तो लंग्स उनसे बोलेगा रुक जाओ, मैं एटमॉस्फेयर से पूछूंगा, फिर तो मैं तुमको एयर दूंगा। सो लंग्स दौड़ा दौड़ा एटमॉस्फेयर के पास जाएगा और बोलेगा ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, टिश्यू और सेल को नीड है। सो बच्चों, एटमॉस्फेयर लंग्स से क्या बोलेगा, पहले तू ये रूल फॉलो कर जो मैं बोलूंगा, फिर तो मैं तुझको ऑक्सीजन दूंगा। लंग्स बोलेगा बताओ मैं क्या फॉलो करूं। एटमॉस्फेयर बोलेगा बच्चों डायफ्राम को फ्लैट कर, ठीक है, देन लंग्स को एक्सपांड कर। लंग्स को एक्सपांड कर मींस थोरसिस चैम्बर को एक्सपांड कर, रिब्स को अपलिफ्ट कर, स्टर्नम को आउटवर्ड कर, तभी तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। थोरसिस चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। फाइनली जो इंटरनल यानी पल्मोनरी यानी जो लंग्स का इंटरनल प्रेशर है वो लो होगा। यानी क्या होगा बच्चों, माइनस साइन, लो होगा। इसे रिपीट कर रही हूं, एटमॉस्फेयर क्या बोला लंग्स को, डायफ्राम को फ्लैट कर, थोरसिस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर, कैसे, रिब्स को अपलिफ्ट कर, स्टर्नम को आउटवर्ड कर और लंग्स का वॉल्यूम एक्सपांड कर। जब लंग्स का वॉल्यूम एक्सपांड, थोरसिस चैम्बर का वॉल्यूम एक्सपांड, डायफ्राम फ्लैट, रिब्स अपलिफ्ट, तो नो डाउट ऑटोमेटिकली जो होल वॉल्यूम ऑफ द थोरसिस चैम्बर है वो एक्सपांड हुआ और इंक्रीज हुआ, बट इंटरनल प्रेशर जो लंग्स का है वो डिक्रीज हुआ। याद रखिएगा हम प्रेशर पे ही बात कर रहे हैं। प्रेशर कहाँ का डिक्रीज है, लंग्स के अंदर का। वॉल्यूम कहाँ का इंक्रीज है, आउटसाइड ऑफ द लंग्स, ठीक है, थोरसिस चैम्बर का। सो जब प्रेशर डिक्रीज होगा एटमॉस्फेयर इसको ऑक्सीजन दे देगा, है ना, सिंपल। यानी बच्चों जो इंटरनल प्रेशर है लंग्स का वो लो है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हायर है। वहां पे क्या चीज हायर है, ऑक्सीजन। सो ऑटोमेटिकली ये एटमॉस्फेयर लंग्स को ऑक्सीजन दे देगा और वो कहाँ गैदर होगी, एल्वोलाई में। ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। एल्वोलाई फटाक से आर्टरीज में उसको देगा थ्रू डिफ्यूजन। क्यों देगा, क्योंकि हमेशा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होता है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा एल्वोलाई पे ही होता है। सो वो आर्टरीज से बाइंड होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आर्टरीज इसको लेकर कहाँ जाएंगी, टिश्यूज पे। टिश्यूज में किसका कंसंट्रेशन हाई है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हायर है तो जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा और टिश्यू को ऑक्सीजन मिल जाएगी। हायर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का होने के कारण वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगा और वापस से एल्वोलाई में आ जाएगा। यानी कहाँ आ जाएगा, फाइनली कैपिलरीज के थ्रू एल्वोलाई में, और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई को दे देगा, ठीक है ना। अब फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर हायर हो गया, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर लो है। अब फिर से ये बोलेगा लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को निकालो निकालो, तो फिर से एटमॉस्फेयर के पास दौड़ा दौड़ा जाएगा, ले लो कार्बन डाइऑक्साइड, ले लो कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेयर क्या बोलेगा, डायफ्राम को ओरिजिनल पोजीशन पे ला, लंग्स को भी ओरिजिनल पोजीशन पे ला, थोरसिस चैम्बर का वॉल्यूम कम कर, ठीक है ना, और फाइनली रिब्स को उसकी जगह पे ला। जब ये सब जगह पे आएंगे तो प्रेशर जो किसके अंदर है, लंग्स के अंदर, वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। कहाँ इंक्रीज हुआ प्रेशर, लंग्स के अंदर। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लंग्स जो एक्सपांड हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए यानी रिलैक्स हो गए, थोरसिस चैम्बर जो वॉल्यूम इंक्रीज किया था वो भी नॉर्मल हो गया, जो रिब्स थी वो भी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, स्टर्नम भी नॉर्मल हो गया। सो ऑटोमेटिकली बच्चों जो इंटरनल लंग्स का प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज। तो प्लस कर दूं मैं यहाँ पे, तो ये देखिए मैंने प्लस कर दिया, हो गया ना इंक्रीज। सारा वॉल्यूम थोरसिस चैम्बर का डिक्रीज, केवल जो हमारा इंटरनल लंग्स का प्रेशर है वो इंक्रीज और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिक्रीज। सो ऑटोमेटिकली यहां से लंग्स
कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देगा। जो हमारा पूरा का पूरा लंग्स का जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंडेंट है और इस थोरेसिस चैम्बर पे तो मोस्टली डिपेंडेंट है। अगर ये थोरेसिस चैम्बर साथ में नहीं वर्क करेगा सो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन नहीं होगा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है जो सब बच्चे पूछते हैं, मैम रिब्स तो बोन की बनी होती है, वो कैसे एक्सपांड हो सकती है, क्या वो टूटेंगी नहीं? सो बच्चों इसका आंसर है कि जो रिब्स होती हैं उनके बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं। क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या होती हैं? इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, यानी रिब्स के बाहर भी रिब्स के अंदर भी। सो ये इसके साथ एक्ट करती हैं थोरेसिस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। अदरवाइज ये नहीं होती तो रिब्स नो डाउट ब्रेक ही हो जाती। सो उसको सपोर्ट करती हैं कौन बच्चों? इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल। तभी तो ये लंग्स वर्क करता है बच्चों और तभी ये रिब केज हमारा वर्क करता है। ठीक है ना? क्लियर हो गए ना सारे डाउट? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।